गुड मॉर्निंग। 11th क्लास अपन चैप्टर 20 कर रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और प्रीवियस क्लास में मैंने बोन्स की सारी कैलकुलेशन बताई थी कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी कितनी बोन्स पाई जाती है, हमारे लिम्ब्स के अंदर, हमारे स्कल के अंदर। ठीक है बेटा, आज अपन बात करेंगे डिफरेंट जॉइंट्स की, बॉडी जॉइंट्स की बात करेंगे कि एक बोन दूसरी बोन से कैसे फिटेड होती है। क्लियर होगी बात आपकी? तो ये कुछ जॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहले लेते हैं बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अपना जो शोल्डर जॉइंट है, तो इसकी ये जो बोन होती है इसे हम स्कैपुला कहते हैं। तो इसका एक प्रोसेस जो निकला रहता है उसे हम एक्रोमियन कहते हैं, और उसके नीचे जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। क्या कहते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, तो इस ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर अपनी ये जो बोन है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। इस बोन को हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस। तो ये जो बोन है, इसका जो हेड पार्ट है वो हमारी ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर फिटेड होता है। तो इसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि इसमें हम हाथ को इस तरीके से मूव करवा सकते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है, ये भी और ये भी। इसके बाद में बात करते हैं अपने पांव की। पांव की जो अपनी पहली घुटने के ऊपर की जो बोन है उसे हम फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? घुटने के ऊपर की बोन को, जो लॉन्गेस्ट बोन होती है, इसे हम फीमर कहते हैं। और अपनी जो ये पहली गर्डल वाला पार्ट है जिसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस पार्ट होता है, इसे हम कॉक्सल बोन कहते हैं। तो इस कॉक्सल बोन के अंदर भी एक कैविटी होती है। इस कैविटी को हम कहते हैं एसिटाबुलम। क्या कहते हैं? एसिटाबुलम। ठीक है, तो इस कैविटी के अंदर फीमर का जो टॉप पार्ट होता है, वो फिटेड होता है। तो ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। ओके, क्लियर है? आपके भी क्लियर है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है बेटा, चलिए सेकेंड हम लेते हैं पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट। बेटा, जो पिवोट जॉइंट है वो हमारे गर्दन के अंदर होता है, कि हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम है और हमारे स्कल का जो कॉन्डाइल पार्ट है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, वहां पर फिटेड होता है। तो हम राइट एंड लेफ्ट, जो हमारी नेक है उसको मुंह को राइट एंड लेफ्ट मूव करवा सकते हैं, एंड आगे और पीछे मूव करा सकते हैं। तो ये जो जॉइंट है यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं? पिवोट जॉइंट कहते हैं। इसके अलावा जो हाथ की कोहनी से नीचे की रेडियस एंड अल्ना जो होती है, तो वो अपर साइड से भी पिवोट जॉइंट के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो हम हाथ को भी इस तरीके से मूव करा सकते हैं, पूरी तरीके से रोटेट नहीं करा सकते, लेकिन ये मूवमेंट हो सकता है। तो इसे, ये जो जॉइंट है ये पिवोट जॉइंट का एग्जांपल है। थर्ड हम लेते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में देखिए बच्चों, हमारा जो हैंड है, तो हैंड में कोहनी हम एक तरफ मूव कर सकते हैं। ये जो मूवमेंट है ये हिंज जॉइंट की वजह से पॉसिबल है। हम अब हाथ को वैसे फोल्ड नहीं कर सकते, एक तरफ जो है मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो कोहनी के अंदर जो जॉइंट है, दोनों ह्यूमरस और ये रेडियस अल्ना बोन्स का, ये जॉइंट है हिंज जॉइंट है। इसी तरीके से हमारे पांव में भी हमारा जो घुटना है, ठीक है ना, तो घुटने से हम पांव को एक तरफ मूव करा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। तो हमारे नी के अंदर, घुटने के अंदर और कोहनी के अंदर, एल्बो के अंदर हिंज जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, फोर्थ लेते हैं अपन ग्लाइडिंग जॉइंट। बेटा, जो ग्लाइडिंग जॉइंट है
ये हमारी रिस्ट के अंदर होता है। ये क्या होता है? हमारी रिस्ट के अंदर होता है, हमारी कलाई के अंदर होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो हमारी रिस्ट के अंदर पाया जाता है और उस पे जो है ग्लाइड करती है, स्लाइड करती है जो बोन्स हैं, और इसी वजह से रिस्ट का जो है मूवमेंट होता है। इसके अलावा हमारी जो कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, इनके अंदर सैडल जॉइंट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सैडल जॉइंट। ठीक है, तो ये भी स्लाइडिंग मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एक जॉइंट्स हैं जो कि हमारी बोन्स के बीच में पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात? आपको मैं बता दूं बच्चों, बोन से बोन कनेक्ट होती है लीगामेंट के द्वारा। लीगामेंट जो टिश्यू होते हैं उनके द्वारा बोन बोन से कनेक्ट होती है। तो जॉइंट्स के अंदर लीगामेंट्स पाए जाते हैं। और बोन्स का जो अटैचमेंट, मसल्स का जो अटैचमेंट है बोन्स के ऊपर, वो टेंडेंस के द्वारा होता है। और इसी कारण से मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से बोन्स का मूवमेंट होता है, स्केलेटन का मूवमेंट होता है, और हमारे अंदर मूवमेंट एंड लोकोमोशन पॉसिबल होता है। तो बेटा जॉइंट्स एक बार हैंड रेज कर दो अगर समझ में आ गए हैं आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, सॉरी, अब बच्चों अपन बात करेंगे कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं जो हमारी बोन्स को, डिफरेंट बोन्स को ज्वाइंट कर देते हैं, आपस में बांध देते हैं ना। तो इसमें सबसे पहला लेते हैं हम फाइब्रस जॉइंट। बच्चों हमारी ब्रेन के अंदर, हमारा जो, सॉरी ब्रेन क्या, हमारा जो स्कल है, हमारी जो खोपड़ी है, स्कल है, तो क्रेनियम का पार्ट के अंदर, क्रेनियम पार्ट के अंदर डिफरेंट बोन्स पाए जाते हैं। टोटल 8 बोन्स होती है। तो ये बोन्स आपस में फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा बंधी हुई रहती है। ठीक है, तो इन्हें हम सचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सचर्स। ठीक है, तो ये जो ये जो क्रेनियम की जो बोन्स होती है जो आपस में फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा बंधी हुई रहती है, ज्वाइंट रहती है, तो इन्हें हम सचर्स कहते हैं। और ये इतनी स्ट्रांग होती है कि ये इनमूवेबल होती है, तो बोन्स के अंदर मूवमेंट को होने नहीं देती है। ठीक है, और प्रोटेक्शन भी करती है हमारे ब्रेन का। ठीक है, सेकेंड लेते हैं कार्टिलेजिनस जो टिश्यू हैं या जॉइंट्स हैं। हमारी जो वर्टेब्रा है, रीढ़ की हड्डियां 26 हैं, उनके बीच में कार्टिलेजिनस पैड पाया जाता है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहते हैं इन्हें, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इसी कारण से हम झुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पाए जाते हैं वर्टेब्रा के बीच में। थर्ड हम लेते हैं साइनोवियल जॉइंट। ये बच्चों अपने कोहनी के जॉइंट, घुटनों के जॉइंट के अंदर पाए जाते हैं। हमारे जो नी और एल्बो है, इनके बीच में जॉइंट्स में साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करती है,
और इस फ्लूइड के रिलीज होने से जॉइंट्स में फ्रिक्शन नहीं होता है और हम इजीली मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये साइनोवियल जॉइंट्स पाए जाते हैं हमारे घुटने में और नी के अंदर, सॉरी घुटने में और हमारे कोहनी के अंदर, ठीक है। कोहनी को एल्बो कहते हैं और घुटने को नी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा जॉइंट्स की बात। अब बात करते हैं अपन जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स है, स्केलेटल सिस्टम और बोन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। Disorders of skeletal system, disorders of मैं पहले डिसऑर्डर्स लिख देता हूं, मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस, सेकंड हम लेते हैं टिटैनी, थर्ड हम लेते हैं ऑर्थराइटिस, हाँ। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अपन कुछ डिसऑर्डर्स कर रहे हैं जो कि हमारी बोन से और हमारे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है। सबसे पहले लेते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। ये बच्चों एक हेरिडिटिक डिसऑर्डर है और इस हेरिडिटिक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जनरेशन टू जनरेशन। और इसके अंदर हमारी जो मसल्स हैं वो डीजनरेट होती रहती हैं। जो पेशेंट है, जो व्यक्ति जिसमें ये मायस्थेनिया ग्रेविस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वो काफी वीक होता है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, हमारे स्केलेटल सिस्टम के सही से वर्क करने के लिए हमारी मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आज हमारी वर्टेब्रल कॉलम को हमारी मसल्स सपोर्ट करती है, हमारे हाथ पांव जिनके मूवमेंट के लिए मसल्स सपोर्ट करती हैं। तो इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। हम खेलेंगे, रनिंग करेंगे, जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी, मजबूत रहेंगी, स्ट्रांग रहेंगी और बोन्स को पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिल पाएगा। आज किसी के कमर में दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ऐसा होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। वो फिजिकली फिट नहीं रहता है। तो मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर मसल्स ही डीजनरेट होती रहती हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं टिटैनी। हाँ, टिटैनी क्या है? हाँ, टिटेनी के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी, आपको पता ही है कि जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होता है मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो उसमें कैल्शियम आयन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैल्शियम आयन की कमी की वजह से ये डिजीज हो जाती है और इसके अंदर जो भी पेशेंट है या जो बच्चा है उसको स्पाज्म आते हैं, ठीक है ना। उसके शरीर में अकड़न आती है। तो कैल्शियम की डोज देना या कैल्शियम उनको बच्चे को देने से ही या पेशेंट को देने से ही वो डिजीज ठीक होती है, उसमें इंप्रूवमेंट आता है। तो इसमें मतलब स्पाज्म आने लग जाते हैं कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। नेक्स्ट लेते हैं ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी है, घुटनों में, जोड़ों में, जॉइंट्स के अंदर जो जॉइंट्स हैं वहां पर तेज दर्द होता है, पेन होता है, चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक
ऑटो इम्यून डिजीज है कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ही हमारी बॉडी की सेल्स को किल करना शुरू कर देता है। तो हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन है, तो वहां पर फ्लूइड रिलीज होना कम हो जाता है, तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या है कि जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये भी आर्थराइटिस ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि बोन्स के अंदर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग की वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं गाउट। गाउट क्या है कि अगर मान लो एक्सक्रीटरी सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में बेटा क्या होता है कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, जो वेस्ट है यूरिक एसिड, उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं। क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं। फिर लेते हैं स्प्रेन। कई बार क्या होता है बच्चों, खेलते समय, वजन वेट उठाते समय, वेट लिफ्टिंग के समय, या कोई एक्सीडेंट की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक है ना, और वो स्ट्रेच होने के बाद में क्या है, बोन्स रीजनरेट हो जाती है। तो ध्यान रखना कि जो बोन्स हैं वो वापस से बनती है, क्योंकि बोन्स की सेल्स ग्रो करती है। ठीक है ना, बोन्स की सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। लेकिन अगर किसी का लिगामेंट ही डैमेज हो गया, होता है ना, कई बार कहते हैं ना मांस फट गया, है ना, तो वो दर्द काफी लंबा चलता है, वो जल्दी से रीहील होता ही हील नहीं होता है जल्दी से वो। ठीक है ना, तो लिगामेंट में जैसे प्लेयर्स होते हैं जो क्रिकेट के, टेनिस के, तो उनमें कई बार इंजरी हो जाती है, वो इंजरी कई महीनों सालों तक चलती है। उसका कारण क्या होता है कि वो जो लिगामेंट्स वगैरह जो स्ट्रेच हो गए हैं, तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हैं, और इसी वजह से क्या है कि वो डिजीज लंबी चलती है उनकी। तो इसे हम स्प्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, खिंचाव या स्प्रेन कहते हैं। ठीक है, और एक और डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो कम एज के जो बच्चे होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती है। उनकी बोन्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट ज्यादा होता है और मिनरल का कम होता है कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक पार्ट। तो उनकी बोन्स फ्लेक्सिबल होती है। यही कारण है कि छोटे बच्चों में बोन फ्रैक्चर कम देखने को मिलता है, जबकि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर तो कम हो जाता है और जो मिनरल पार्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो यही कारण होता है कि ओल्ड एज के अंदर जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी गिरता है तो उसकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, क्योंकि मिनरल पार्ट ज्यादा होता है, तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है। क्लियर होगी बात आपके? ओस्टियोपोरोसिस भी ओल्ड एज की बीमारी है। ओस्टियो मतलब हड्डी, बोन, पोरोसिस का मतलब होता है छेद होना। तो वैसे इसको सिंपल भाषा में बता दिया कि हड्डियों में छेद होना, लेकिन इसको यूं समझ सकते हैं कि धीरे धीरे एज के बाद क्या होता है कि जो बोन्स की जो डेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। बोन्स की जो मोटाई है, सघनता है, डेंसिटी है, वो कम हो जाती है, और इसी वजह से बोन्स कमजोर पड़ जाती हैं, और जैसे ही थोड़ी बहुत चोट लगती है तो बोन फ्रैक्चर देखने को मिलता है। आज कोई व्यक्ति हेल्दी होता है तो खाली उसके अंदर की जो मसल्स है वो ही ग्रो नहीं करती है। आज कोई व्यक्ति हेल्दी होता है जिम करने से, एक्सरसाइज करने से, तो उसकी बोन्स भी ग्रोथ करती है। आगे बात समझ में? कई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, मोटापा ज्यादा है, उनका मोटापा कम इसी वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी बोन्स ग्रोथ कर चुकी हैं। ठीक है ना, अगर उनको कम करना है तो बोन्स को घटाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। वो मसल्स को तो सही कर लेते हैं, अपनी जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न कर देते हैं, लेकिन जो मसल्स की जो थिकनेस बढ़ गई है, डेंसिटी बढ़ गई है, उसको वो कम नहीं कर पाता, इसीलिए उनका जो वेट है वो कम नहीं हो पाता है। तो शरीर की ग्रोथ के साथ में बोन्स की भी ग्रोथ होती है, बोन्स की डेंसिटी भी बढ़ती है, उनकी चौड़ाई भी बढ़ती है और उनकी लेंथ भी इंक्रीज होती है। तो ओस्टियोपोरोसिस एक ओल्ड एज की डिजीज है जो बूढ़े लोगों में 60 की एज के बाद में देखने को मिलता है, और इसमें बोन्स में मिनरल मैटर बढ़ जाता है और बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, और इसीलिए थोड़ी बहुत इंजरी में फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके बेटा, तो ये बात है। अब बात करते हैं अपन कि हम कैसे हेल्दी बने रहे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज मैं नया चैप्टर भी स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों आपको कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए। डेली जो है हमें आधा या 1 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, या तो जिम या रनिंग या खेलना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारी जो मसल्स है, जो मसल सेल का जो सार्कोप्लाज्म है वो ग्रो करता है, मसल सेल का साइटोप्लाज्म ग्रो करता है, जो फिलामेंट्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो इसकी वजह से मसल्स पूरी तरीके से एक्टिव होती है और वो अपने साइज में इंक्रीज होती है। इसी वजह से व्यक्ति हेल्दी भी रहता है।
समझ में आ गई बात। तो रोजाना एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, रोजाना नहीं तो वीक में 6 डेज तो जरूरी है, अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं। आज जो बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है या डायबिटीज की बीमारी है, वो कारण ये है कि आजकल कंफर्ट जोन ज्यादा आ गया है, ठीक है ना। पहले लोग पैदल चला करते थे, साइकिल चलाया करते थे, खेतों में काम किया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सभी आराम में जी रहे हैं, हम कहीं भी जाना है गाड़ी में जाते हैं, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं है, और इसी वजह से एक्सरसाइज कम हो गई है, शरीर की एक्टिविटी कम हो गई है, और ये बीमारियां ज्यादा हो गई हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर अपन एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, हमारी रेस्पिरेटरी जो रेट है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होती है, हमारे जो बॉडी के अदर ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इससे वो हेल्दी बने रहते हैं। दूसरी चीज बच्चों, एक्सरसाइज करने से क्या हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, रेज हो जाता है, तो बॉडी के डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट सेल तक प्रॉपर ब्लड पहुंचता है, और ब्लड के साथ में ऑक्सीजन पहुंचती है, और ब्लड के साथ में जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सेल्स तक, ईच एंड एवरी सेल्स तक जो है वो पहुंचते हैं। तो इसी वजह से हमारी सेल एक्टिव रहती है और हेल्दी बनी रहती है, और एक्टिवली वो अपनी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उनको कर पाते हैं। क्लियर हो गई बात आपके? तो ये है बच्चों, एक्सरसाइज करने से हमारी पर्सनैलिटी निखरती है, हम स्मार्ट बनते हैं, ठीक है ना। आज एक कमजोर या दुबले पतले व्यक्ति पर, या जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता उस पर कपड़ा जो है इतना सूट नहीं करता, लेकिन आज जो व्यक्ति जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, कोई प्लेयर है, तो वो जो कपड़े पहनता है तो वो स्मार्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से, खेलने से क्या है कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, उनकी जो फिटनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से उनको पहनावा जो भी है उनका, जो उनकी क्या कहते हैं, उनकी जो क्लॉथिंग है वो अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज, अपनी जो फिटनेस होती है, एक्सरसाइज करने से हमारी जो फिटनेस है वो इंक्रीज होती है, हमारा जो ब्रेन है वो हेल्दी रहता है, हमारा माइंड प्रॉपरली एक्टिवली वर्क कर पाता है, हम ज्यादा खुश रह पाते हैं एक्सरसाइज अगर रहने पर, एक्सरसाइज करने पर, फिटनेस रहने पर, हमारी मसल्स के स्ट्रांग होने पर क्या है कि हम मेंटली हेल्दी रह पाते हैं, और मेंटली जब हेल्दी होंगे तभी हमारी दूसरी जो अदर एक्टिविटीज है वो सही से हो पाएगी। तो बच्चों ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज करने के, खेलने के, रनिंग करने के। साथ ही साथ बच्चों, जो व्यक्ति लगातार स्पोर्ट्स पर्सन, मैं स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं अगर, तो वो डेली उनकी एक्टिविटी में खेलना तो शामिल रहता ही है, तो इससे बच्चों कई सारी बीमारियां भी नहीं होती हैं, क्योंकि आप जब हेल्दी होंगे तो आपको फीवर नहीं होगा, आपको छोटी मोटी कोई भी बीमारी नहीं होगी, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो आप जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ोगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें हेल्दी बने रहने के लिए, सही लाइफ स्टाइल के लिए हमें खेलना बहुत जरूरी है, हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो आप एक काम करें, आप पढ़ाई के साथ साथ में कोई एक स्पोर्ट अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें, आप चाहे वो क्रिकेट, चाहे बैडमिंटन, चाहे टेनिस, कोई भी एक स्पोर्ट आप शामिल कर लीजिए, और डेली जब भी टाइम मिले आपको आधा या 1 घंटा उसको जरूर कीजिए, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर 21, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा लास्ट तक बने रहना, क्लास ओवर नहीं हुई अभी। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 21, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों अपना नेक्स्ट चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। बच्चों हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स के मिलने से बनी है, ठीक है। और ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट होके अपना फंक्शन करते हैं।
तो इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का मीन होता है कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का एक साथ जो है एडजस्टमेंट करते हुए एक साथ वर्कआउट करना, इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन क्या है कि ईच ऑर्गन है आपकी बॉडी के अंदर, वो प्रॉपर हार्मोनी के साथ में दूसरे ऑर्गन्स के साथ में भी कोऑर्डिनेट करता हुआ अपना वर्क करता है, तो वो इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब रेगुलेशन, हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड रहते हैं। इसके अलावा कुछ और केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे अंदर कंट्रोल करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। तो बच्चों, कंट्रोल एंड रेगुलेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो बच्चों, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कोड और हमारे बॉडी के डिफरेंट जो नर्व्स आती हैं वो इंक्लूड होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, और ये जो केमिकल्स हैं, यानी कि ये जो हॉर्मोन्स हैं, वो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज को, डिफरेंट रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम को। तो अपना टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो बच्चों, मैं पहले कुछ टर्म्स बता देता हूं आपको। न्यूरॉन, बच्चों कुछ टर्म्स हैं और जो स्केच है न्यूरॉन का वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर जो है सबसे पहले बात करेंगे अपन न्यूरॉन की। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, जो कि आपने चैप्टर 7 में भी पढ़ी थी और क्लास 9 में भी पढ़ी होगी। फिर लेते हैं नर्व फाइबर। नर्व फाइबर क्या है कि जो एक्सोन और डेंड्राइट्स वाले पार्ट है न्यूरॉन के अंदर, वहां वो अगर किसी फैटी सीट से, मेडुलरी सीट से अगर कवर्ड होते हैं तो फिर उसे हम नर्व फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं नर्व्स। बच्चों कई सारे नर्व फाइबर्स के मर्ज होने से, कई सारे नर्व फाइबर्स के बंडल के फॉर्म में मर्ज होने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। फिर लेते हैं फैसिक्यूलस। फैसिक्यूलस क्या है कि कई सारे नर्व्स का जो बंडल है, कई सारे नर्व्स का जो बंडल है उसे हम फैसिक्यूलस कहते हैं, और कई सारे बंडल को हम फैसिक्यूलाई भी कहते हैं। ठीक है। एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम क्या है? एंडोन्यूरियम को ध्यान से देखिए बच्चों के जो इनिशियली जो नर्व फाइबर्स हैं, तो जो नर्व फाइबर है वो जिस कनेक्टिव सीट से सराउंडेड होता है,
तो उसे हम कहते हैं एंडोन्यूरियम। क्या कहते हैं? एंडोन्यूरियम। ठीक है। फिर कई सारे जो नर्व फाइबर्स हैं वो जिस कनेक्टिव शीथ से सराउंडेड होते हैं उसे हम कहते हैं पेरिन्यूरियम। और कई सारे जो फैसिक्यूलाई हैं वो जब एक कनेक्टिव शीथ से सराउंडेड होते हैं तो उस शीथ को, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं एपिन्यूरियम। क्या कहते हैं? एपिन्यूरियम। फिर लेते हैं स्वान सेल्स। बच्चों जो स्वान सेल्स होती हैं ये एक्सोन पार्ट को, यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं उनको रैप कर देती है, सराउंड कर देती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वान सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वान सेल्स। ठीक है। और एक और मैं बता देता हूं, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स। बच्चों जो न्यूरोग्लिया सेल्स या जो ग्लियल सेल्स हैं ये पैकिंग सेल्स कहलाती है। ये क्या करती है? न्यूरॉन्स को पैक करती है। ठीक है ना, तो इन्हें हम पैकिंग सेल्स कहते हैं। ठीक है। ये 3 टाइप की हैं। एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड थर्ड है माइक्रोग्लिया। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये पैकिंग सेल्स कहलाती है, जो पैकिंग करती हैं न्यूरॉन्स की। ये 3 टाइप की है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया। तो बच्चों जो एस्ट्रोसाइट्स है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं? कोई भी जो डैमेज हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर जो डैमेज हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसको हील करने का काम करते हैं। ठीक है। माइक्रोग्लिया जो सेल्स हैं ये फैगोसाइटिक है, ये स्केवेंजर है। तो जो जर्म्स हैं, ठीक है ना, उन सेल्स को या जर्म्स को क्या करते हैं? ये फैगोसाइट कर देती हैं। क्लियर हो गई बात आपके? और इसके अलावा बच्चों लास्ट एक और सेल मैं बता देता हूं आपको, एपेंडाइमल सेल्स। बच्चों हमारे ब्रेन के अंदर भी कैविटीज पाई जाती है, तो उन कैविटीज को सराउंड करती है, लाइंड करती है, तो एपेंडाइमल सेल्स सिलियरी सेल्स होती हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी ब्रेन की जो कैविटीज है उनको लाइन करती है, उनकी अंदर की लेयर को ये फॉर्म करती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। बच्चों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें काफी सारी टर्म्स हैं जो हमें समझना जरूरी है, जो कि आपको हायर क्लास में काम आएंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने ये सारी टर्म्स बताई है। कल की क्लास में अपन न्यूरॉन की स्केच को समझेंगे और आगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है।